हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कालीबंगा के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते अपने टॉपिक कालीबंगा की तरफ। जब हम किसी शहर के बारे में पढ़ रहे हों दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि ये शहर किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो याद रखें कि ये जो शहर है अपना कालीबंगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर था जिसको हमने महानगरों की श्रेणी में रखा था। यानी किस सभ्यता से संबंधित है ये? सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि इस शहर की खोज किसने की थी, इस शहर का अर्थ क्या था, इस शहर की खोज कब हुई, यह शहर कहाँ अवस्थित था, इस शहर की विशेषताएं क्या थीं और इस शहर से क्या क्या खुदाई में मिला था। ये सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको इस क्लास में मिलेंगे कालीबंगा शहर से संबंधित। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा शहर की खोज के बारे में कि कालीबंगा शहर की खोज किसने की थी, कालीबंगा नगर को किसने खोजा था। याद रखें दोस्तों, इसके जो खोज करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट है, क्योंकि इसका खोज किसी और ने की, उत्खनन और किसी और ने किया था। जबकि ज़्यादातर शहरों का क्या था, उत्खनन जिसने खोज की उसी ने उत्खनन कर दिया था। अब बात करते हैं हम किसकी, कालीबंगा की। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो शहर है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है, ए घोष दे देता है। अमलानंद घोष की जगह क्या देता है? ए घोष। और 1953 में इन्होंने इस शहर की खोज की थी, कालीबंगा शहर की। इन्होंने खोज करने के बाद में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इसको प्रारंभ करने के बाद में स्टार्ट ही नहीं किया। केवल इन्होंने खोज कर दी और बता दिया कि यहाँ पे एक शहर है, कालीबंगा शहर है और इसकी उत्खनन होना है। लेकिन इसका जो वास्तविक उत्खनन हुआ था, वास्तविक खुदाई हुई थी, वो 1961 में हुई थी। और किसने की थी? ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर के निर्देशन में। इसको एग्जाम में क्या कर देता है? वी लाल। यानी जो एग्जाम में देता है तो वो कैसे देता है? वी लाल देता है। और वी के थापर इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना कि वी के थापर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बालकृष्ण थापर है। और वी लाल की शॉर्ट फॉर्म, जो ये शॉर्ट फॉर्म है वी लाल, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ब्रजवासी लाल है। कन्फ्यूज मत होना। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर याद कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में वी लाल और वी के थापर दे देता है। वहीं पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से नाम आ गए, तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं। तो याद रखें, वी लाल की फुल फॉर्म ब्रजवासी लाल और वी के थापर की फुल फॉर्म बालकृष्ण थापर। तो याद रखना कि कालीबंगा जो शहर है उसका मुख्य रूप से उत्खनन का कार्य, खुदाई का कार्य था, वो वी लाल और वी के थापर ने किया था 1961 में। लेकिन इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। ये बात याद रखना, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ? 1961 में। और कालीबंगा की खोज कब हुई? 1953 में। इन दोनों पॉइंटों में क्या है? कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के मन में। ये पॉइंट आप यहाँ से पहले क्लियर करें। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी अवस्थिति की। वर्तमान में जो ये शहर है कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखें, वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी भारत का एक राज्य है राजस्थान, और उस राज्य में ये शहर है, कौन सा? कालीबंगा शहर अवस्थित है। और किस स्थान पर है? तो राजस्थान का एक ज़िला है हनुमानगढ़, और उस हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी बहती थी उस समय। उस घग्गर नदी के किनारे आज भी है, ये नदी के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। तो घग्गर नदी के तट पर ये शहर बसा हुआ था, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है। एक बात याद रखना। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ अवस्थित है, अगर ऑप्शन में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब दे रखा तो आपको राजस्थान भरना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कालीबंगा शहर है किस नदी के तट पर स्थित था? घग्गर नदी के तट पर स्थित था। किसके? घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ये सरस्वती की सहायक नदी थी घग्गर। ये बात याद रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली का मतलब ब्लैक और बंगा का मतलब बैंगल्स। ठीक है, तो ब्लैक बैंगल्स के नाम से इसको काले रंग की चूड़ियाँ पड़ा। क्या नाम पड़ा है? सभ्यता का नाम, अर्थ क्या था? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से ब्लैक बैंगल्स निकली थी, तो उन्हीं के आधार पर इसका नाम रख दिया कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। इस कालीबंगा शब्द का क्या है? अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? लगभग 100 हेक्टेयर कालीबंगा शहर का क्षेत्रफल है। तो ये थे हमारे कालीबंगा शहर की बेसिक जानकारी कि खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, खोज कब हुई, उत्खनन कब हुआ, ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित था, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के किस जिले में पड़ता है, इसका तात्पर्य क्या है और इसका क्षेत्रफल क्या है। इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे कम्प्लीटली करवा रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि इसमें भी आप शॉर्ट कर दो, इसको भी आप नोट्स शॉर्ट कर दो, तो ये शॉर्ट करने की चीज़ नहीं है। सभी छठी छठाई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं हम कालीबंगा शहर की विशेषताओं के बारे में कि कालीबंगा शहर की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए अगली जो हेडिंग है हमारी वो है कालीबंगा शहर की विशेषताएं। तो अपनी विशेषताओं की तरफ चलते हैं, बात करते हैं विशेषताओं में। देखिए कालीबंगा शहर की दोस्तों 4 मुख्य विशेषताएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं। इन विशेषताओं पर आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करना है। 4 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता के बारे में मैंने पिछली क्लासेज में आपको बता ही दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की 3 मुख्य राजधानियाँ माना गया, जिनमें पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो को। आपको पता होगा स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा, जबकि दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा था? कालीबंगा को कहा था। तो याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया? कालीबंगा को कहा था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ये भी बात याद रखनी है आपको। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। या ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा, या कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने माना? तो आंसर होगा आपका दशरथ शर्मा ने। तो पॉइंट क्लियर हो गए कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। यानी 2 राजधानी वो हो गई, तीसरी कौन सी हो गई? कालीबंगा। जबकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यापारिक राजधानी थी, आर्थिक राजधानी थी, जहाँ से वाणिज्यिक राजधानी थी, यहाँ से व्यापार होता था, वो कौन सी थी? लोथल थी। तो यानी आपको 4 नगरों के बारे में आपको याद रखना है मुख्य रूप से, जिनमें तीसरी राजधानी कालीबंगा और व्यापारिक राजधानी कौन सी थी? लोथल थी, जिसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। बात करते हैं दूसरी विशेषता की। तो कालीबंगा का जो पश्चिमी टीला है, मैंने आपको बताया था, मैंने कई बार आपको बताया है कि हर क्लास में बता रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। मैंने आपको बताया था कुल 4 शहरों को छोड़कर 4 शहर इस चीज़ का अपवाद हैं, जिनमें लोथल भी है, एक कालीबंगा भी है खुद यही, और बाकी का कौन सा है? धौलावीरा और चन्हुदड़ो। इन 4 शहरों को छोड़कर बाकी के सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। एक हिस्से को बोलते थे हम क्या? नगर टीला। क्या बोलते थे? नगर टीला। और एक हिस्से को बोलते थे हम दुर्ग टीला। दुर्ग टीला, ठीक है दोस्तों। और दुर्ग टीले की क्या रही होती थी? एक बाउंड्री हो रही होती थी, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं प्रस्वीर, यानी रक्षा प्रस्वीर से घिरा हुआ होता था, एक दरवाज़ा होता था, यानी जिससे कोई भारी व्यक्ति इसमें अंदर प्रवेश ना कर पाए। एक बाउंड्री, एक प्राचीर यानी दीवार बनी हुई होती थी इसके चारों ओर, जबकि नगर टीले की कोई दीवार नहीं होती थी। इस टाइप के सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की क्या थी? डिजाइन थी। यानी शहर को 2 हिस्सों में बांटते थे, एक नगर टीला जिसमें जनता रहती थी, और एक दुर्ग टीला जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, राजाशाही लोग रहते थे, जिसकी क्या हो रही होती थी? चारों तरफ से बाउंड्री। अब जो ये दुर्ग टीला है, यहाँ से क्या हुआ दोस्तों? जब इसकी खुदाई की तो पहले चरण में, यानी पहले स्तर में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, और नीचे गहराई में खुदाई की तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी हुई थी उससे भी कोई पहले, यानी हो सकता है वहाँ पे कि मान चलो इस स्तर तक यहाँ पे कोई सभ्यता निवास करती थी, यहाँ पे ये नष्ट हुई और ये भी मिट्टी में दब गई, फिर यहाँ पे एक और सभ्यता बस गई, तो अब ये भी दब गई। अब मान चलो हमने जब खुदाई की तो यहाँ पे तो हमें ये मिला, किसके अवशेष मिले? कालीबंगा के। फिर और खुदाई की तो ये कालीबंगा से भी पहले कोई शहर बसा हुआ था, उसके अवशेष मिले थे प्राक सैंधव संस्कृति के, ठीक है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कालीबंगा के जो पश्चिमी टीला है, जिसको हम दुर्ग टीला भी कहते हैं, उस टीले पे क्या सैंधव सभ्यता के नीचे, यानी जो अपनी कालीबंगा थी, कालीबंगा शहर जो सैंधव सभ्यता का नगर था, इससे भी नीचे प्राक सैंधव, यानी इससे भी पहली सैंधव सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले। यानी इस नगर से भी पहले और कुछ बसा हुआ था, उसके भी अवशेष मिले थे यहाँ पे। एक बात याद रखना। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। मैंने बताया था मातृ देवी यानी धरती माँ की, जिसको ये धरती माँ मानते थे और उर्वरा की देवी के रूप में पूछते थे, सभी शहरों से मातृ देवी की मूर्ति मिली किसी ना किसी रूप में, लेकिन कालीबंगा की खुदाई से एक भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। तो याद रखना कि कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध शहर से मातृ देवी की एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई थी? तो कालीबंगा से। चौथा शहर
चौथा पॉइंट है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसका नगर क्षेत्र, कौन सा नगर क्षेत्र भी रक्षा प्रस्वीर से घिरा हुआ था। किससे? रक्षा प्रस्वीर से घिरा हुआ था। रक्षा प्राचीर का मतलब दीवार से घिरा हुआ था, यानी यहाँ पे क्या थी, दोहरी रक्षा प्रस्वीर थी, दोहरी रक्षा प्राचीर थी। मैंने बताया था कि केवल सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में केवल जो दुर्ग टीला होता था उसकी ही बाउंड्री हो रही होती थी, लेकिन कालीबंगा जो शहर है इसका ये नगर टीला था, इसकी भी क्या हो रही थी, बाउंड्री हो रही थी। यानी ये दोनों की दोनों शहर क्या थे, नगर शहर, नगर टीला भी और दुर्ग टीला दोनों ही बाउंड्री से अलग अलग घिरे हुए थे। ये एक बात याद रखना, इन दोनों शहर, नगर टीला, इन दोनों क्षेत्र की क्या हो रही थी, दोनों क्षेत्रों की बाउंड्री हो रही थी। एक बात याद रखना, एसएससी सीजीएल में इसको कई बार रिपीट कर करके पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर करके पूछा गया है कि ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जिसका नगर क्षेत्र भी प्राचीर से घिरा हुआ था, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, कालीबंगा। एक बार इस प्रकार पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर दोहरी रक्षा प्रस्वीर रखता था, यानी दोहरी रक्षा प्रस्वीर रखता था, तो कौन सा शहर था वो, कालीबंगा। कौन सा शहर था, कालीबंगा था। एक बात याद रखनी। तो इस प्रकार कालीबंगा शहर की कितनी विशेषताएं हो गई, 4। एक तो क्या है कि सिंधु सभ्यता की क्या थी, तीसरी राजधानी। यहाँ की पश्चिमी टीले से सेंधव सभ्यता से भी पहले सेंधव सभ्यता के प्राक सेंधव के क्या मिले, अवशेष मिले। यहाँ से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली और इसका नगर क्षेत्र भी क्या था, बाउंड्री से घिरा हुआ था, यानी दोहरी रक्षा प्रस्वीर थी, यानी डबल रक्षा प्रस्वीर थी, इसकी भी और इसकी भी। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये शहर है कालीबंगा, यहाँ से प्रमाण व साक्ष्य क्या क्या मिले, प्रमाण व साक्ष्य कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, एक भी पॉइंट आप स्किप ना करें। अब बात करते हैं हम कालीबंगा शहर के प्रमाण व साक्ष्यों के बारे में। तो अगला जो हमारी हेडिंग है वो है कालीबंगा शहर के प्रमाण व साक्ष्य। कालीबंगा शहर के प्रमाण व साक्ष्यों में देखिए दोस्तों, कुल मिला के साक्ष्य तो बहुत सारे मिले वहाँ से, लेकिन कुछ साक्ष्यों को एग्जाम की दृष्टि से क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे 8 साक्ष्य लिखे हैं, साक्ष्य व प्रमाण लिखे हैं, इन साक्ष्य व प्रमाणों में से क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं एग्जाम्स में और इनमें से पूछे जाने की संभावना भी है। बहुत ही अच्छे प्रमाण व साक्ष्य हैं कालीबंगा के, जो एग्जाम्स की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। यहाँ पे एक ऐसी चित्रकारी मिली जिसमें धरती को फटते हुए दिखाया गया, उसमें पुरुषों को गिरते हुए दिखाया गया है, जिससे साबित होता है कि वहाँ पे वो लोग, उस समय के लोग भूकंप के बारे में जानते थे। तो ये भूकंप के साक्ष्य थे। ये एग्जाम्स में पुटअप हो चुका है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। दूसरा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जुते हुए खेतों के क्या मिले, साक्ष्य मिले, यानी ऐसी चित्रकारियाँ भी मिली। यहाँ से जुते हुए खेतों के उनमें क्या है, चित्र छपे हुए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलंकृत व नक्काशीदार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है ये, मोस्टली है आपका, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एसएससी में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, एक बात याद रखना, और रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड ने भी इसको पूछा है, आरपीएससी बोर्ड ने भी इसको पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से अलंकृत या नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई। तो याद रखें, कालीबंगा से। और एक बात भी याद रखें, केवल एक फर्श से, यानी सभी से नहीं, केवल एक कमरे में एक फर्श लगी हुई थी, उस फर्श में ही ऐसी ईंटें मिली, बाकी की कहीं पे और नहीं मिली। सभी संपूर्ण शहर में अलंकृत या नक्काशीदार ईंटें प्राप्त नहीं हुई, केवल एक फर्श में, यानी एक कमरे की एक फर्श थी, उसमें अलंकृत या नक्काशीदार ईंटें लगी हुई थी। अभी अलंकृत या नक्काशीदार ईंटें क्या होती हैं, तो याद रखें कि ऐसी ईंटें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी ईंटें प्राप्त हुई उनकी अनुपात क्या था, 4:1। जितनी भी ईंटें प्राप्त खुदाई में निकली उनका अनुपात था 4:2:1, यानी 4 इंच चौड़ी एक तरीके से, 4 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी। लेकिन वो क्या होती थी, सभी ईंटें प्लेन होती थी, यानी नीचे से ऊपर तक प्लेन, यानी उनमें कुछ भी अलंकरण नहीं होता था। जैसे वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में हमने देखा होगा, भट्टों से हम ईंट प्राप्त करते हैं तो उनमें खांचा बना हुआ होता है, उस खांचे में भट्टे का नाम लिखा हुआ होता है। उस तरीके का प्रकार उस समय नहीं मिलता था ईंटों से। लेकिन यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई उनमें खांचे बने हुए थे, उनमें क्या थे, खांचे बने हुए थे, उनमें नक्काशियाँ हो रही थी, उनमें डिजाइन बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, डिजाइन बनी हुई थी,
पर सतह पर, उन ईंटों की सतह पर क्या बनी हुई थी, डिजाइन बनी हुई थी, जो कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा की शहर से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उनमें। जबकि अन्य शहरों से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उन ईंटों में कोई भी डिजाइन नहीं होती थी, इधर से भी, इधर की सतह भी प्लेन होती थी और नीचे की सतह भी क्या होती थी, प्लेन होती थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। अलंकृत, अलंकृत का मतलब जिसमें कुछ सजावट की गई हो, कुछ डिजाइन बनाई गई हो, या नक्काशी समझ गए होंगे, कुछ नक्काशी का मतलब डिजाइनिंग की गई हो। तो ऐसी ईंटें कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक 5 छिद्रों वाली मानव खोपड़ी मिली, यानी एक ऐसी मानव की खोपड़ी मिली दोस्तों, यहाँ से ऐसी मानव की खोपड़ी मिली जिसमें 5 छिद्र थे। कितने छिद्र थे, 5 छिद्र थे, 5 छिद्रों वाली। और उन 5 छिद्रों वाली खोपड़ी को देखकर इतिहासकारों ने अनुमान किन किन चीज़ों के लगाए, किन किन चीज़ों के प्रमाण सिद्ध किए। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि हो सकता है उस समय शल्य चिकित्सा होती हो, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण माने इस मूर्ति, इस खोपड़ी देखकर। कुछ लोगों ने यहाँ पे हिंसात्मक मृत्यु होने के भी प्रमाण सिद्ध किए। उन्होंने, कुछ इतिहासकारों ने कहा हो सकता है उस समय हिंसात्मक मृत्यु दी जाती हो, लोगों को बुरी तरीके से मारा जाता हो किसी बुरे कर्म करने के लिए, यानी उनके सिर में 5 छेद कर दिए जाते हों। या कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, कुछ इतिहासकार हो सकता है कि शल्य चिकित्सा में भी शरीर की क्या की जाती है, चीड़ फाड़ की जाती है। तो हो सकता है कि उस समय शल्य चिकित्सा के लिए भी इस प्रकार के छेद किए गए हों। तो इस प्रकार यहाँ से 2 प्रमाण होते हैं इस 5 छिद्रों वाली मानव खोपड़ी को देखकर। 2 प्रमाण सिद्ध होते हैं। पहला प्रमाण किसका, शल्य चिकित्सा का, और दूसरा प्रमाण होता है हिंसात्मक मृत्यु का सिद्ध। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक बार पूछा भी गया एग्जाम में, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ ले कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुए, तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण इसको मानते हुए किस शहर से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। अगर वो आपसे कहे कि हिंसात्मक मृत्यु के प्रमाण कहाँ से मिले, तो हिंसात्मक मृत्यु के प्रमाण भी कहाँ से मिले, कालीबंगा शहर से मिले। वो डायरेक्टली ये ना दे, किताबों में तो बस आपको केवल ये मिलेगा 5 छिद्रों वाली मानव खोपड़ी, और ये भी सभी किताबों में नहीं, कुछ किताबों में मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर इस पॉइंट को ना पूछ के इस प्रकार पूछेगा कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हिंसात्मक मृत्यु के प्रमाण कहाँ से। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के प्रश्न SSC CGL में पूछे जाते हैं, बड़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, UPSSC बोर्ड में पूछे जाते हैं, RPSC बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों पर आपको गौर करने की अति आवश्यकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले, 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगली बात करें कि साक्ष्य क्या है, तो ये सभी जानते होंगे कि यहाँ पे एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, ऐसे साक्ष्य मिले। ये पॉइंट सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऊँट की हड्डी के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले, ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मिले। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली। क्या मिली, 7 अग्नि वेदिकाएँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल चॉइस, जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उन कथनों में इस पॉइंट को कई बार दिया भी गया है। यहाँ से क्या मिला, बांध, डैम के अंकन वाले मोहर मिली, जिनमें क्या बांध छपा हुआ था। ऐसी मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कालीबंगा से। अब यहाँ से एक मोहर बहुत स्पेशली मानी जाती है कि एक मोहर ऐसी थी, यहाँ से एक ऐसी भी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक सींग वाले, कैसे, एक सींग वाले देवता का चित्र छपा हुआ है। एक सींग वाले देवता का चित्र छपा हुआ है। और यहाँ से इन्होंने एक पुरुष क्या है, एक बकरी को लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है, एक बकरी को लेकर आ रहा है। तो मैं क्या बता दूँ आपको, यहाँ पे सींग वाला एक देवता है, सींग वाला देवता का चित्र है, उस मोहर में देवता है। और यहाँ पे एक पुरुष बकरी को लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है, बकरी को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर आ रहा है। इस प्रकार की अंकन वाली एक मोहर भी मिली है कि जिसमें उस मोहर में एक सींगों वाला देवता है और साथ में कुछ ही दूरी पर एक पुरुष एक बकरी को लेकर आ रहा है। ऐसे अंकन वाली एक मोहर भी यहाँ से मिली कालीबंगा से। उस मोहर को देखकर ये अंदाज़ लगाया गया कि हो सकता है उसमें बलि प्रथा भी थी, यानी ये हो सकता है कि ये पुरुष इस बकरी को लेकर जा रहा था, तो इस सींग वाले देवता पर बलि चढ़ाने वाला हो। तो ऐसी यहाँ से एक मोहर भी प्राप्त हुई थी इन साक्ष्यों के अलावा। तो ये थी कालीबंगा शहर के संपूर्ण साक्ष्य व प्रमाण, जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, साक्ष्य तो बहुत सारे मिलते हैं खुदाई में, एक शहर में तो ये इतने से साक्ष्य नहीं मिले होंगे, लेकिन ये वो साक्ष्य हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कालीबंगा जो शहर था, उस शहर के संपूर्ण तथ्य थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे अगली क्लास में अगले शहर की। अगले शहर कौन से, चनूदड़ो, बनवाली, धौलावीरा, ये 3 शहर रह रहे हैं। तो कल की क्लास में हम आपको धौलावीरा शहर के बारे में बताएंगे, चनूदड़ो शहर व बनवाली के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।